हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक महामैराथन बेसिक यूज टाइम में। तो चलिए, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में लूसेंट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट लेसन में करवा चुका था। ये वनस्पति विज्ञान उनकी शाखाएं में करवा चुका हूँ, जो टोटल 40 क्वेश्चन है और इसके 37 है। अब मैं पार्ट 2 में करवा रहा हूँ, पादप जगत का वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए दूसरा लेसन के लिए, पादप जगत का वर्गीकरण। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है एंगलर, अरस्तु, लिनियस या थियोफ्रेस्टस। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा लिनियस। क्या होगा? लिनियस। क्योंकि कार्ल लिनियस की बात करें तो कार्ल लिनियस जो है, इन्हें कार्ल लिनियस या कार्ल वान नीले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ल वान लीने। और यही नहीं, इनकी बात की जाए तो ये स्वीडिश के रहने वाले हैं। चलिए, स्वीडिश वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा एवं जीव विज्ञानी है, जो बोल दीजिए। इन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पितामह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन, बताइए। तो आपको जैसे मैं बता दिया था, द्विपद के बात में बता दिया था कि लिनियस ही है, कोई बड़ी बात बोलने की है नहीं, मैं आपको बता दिया था कि द्विपद नामकरण का जो है प्रतिपादक कौन है, लिनियस ही है। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत की, बताइए। तो वर्गीकरण किसने की, तो मैं बताया था कि लिनियस के यहाँ के स्वीडिश के रहने वाले स्वीडिश ने की। नेक्स्ट है पुष्पी पादवों को रखा जाता है, बताइए कहाँ। तो यहाँ आंसर होगा, रखा जाता है फैनरो गेम्स में। ठीक है, फैनरो गेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपुष्पी पादवों को रखा जाए, पुष्पी को फैनरो गेम्स में, तो अपुष्पी को कहाँ रखा जाएगा। तो इसको रखा जाता है क्रिप्टो गेम्स में। अपुष्पी पादवों को रखा जाता है क्रिप्टो गेम्स में और पुष्पी को रखा जाता है फैनरो गेम्स में। नेक्स्ट है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, चलिए बताइए। वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज है। चार्ल्स डार्विन की बात किया जाए, चार्ल्स डार्विन की, तो उन्होंने ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज हिंदी पुस्तक में को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम संबंधी जीव विज्ञान के रूप में माना उनको जाता है। और क्योंकि 1872 में छठे संस्करण का नाम छोटा करके नाम रखा था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफाइट होते हैं कहाँ, बताइए। तो हाइड्रो तो ये जल समुद्री है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना है, जो बताता है क्या क्या, वंश जाति, क्या बताता है, आंसर बताइए। तो आंसर ये वंश जाति बताता है। क्योंकि द्विनाम पद्धति जो जीव है वो जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक आपको बता देते कि लिनियर जो स्वीडिश के इन्होंने प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार दिए गए 2 अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के वंश जीनस और जातीय स्पीशीज के घोतक होते हैं, जैसे एलियम और सोपा। एलियन सेपा ये आपके उदाहरण में। अब है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं, क्या होगा बोलिए। तो आपको पता ही होगा, अनावृत्ति बीजी। इसको तो आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, अनावृत बीजी कहा जाता है उनको। और नेक्स्ट है कि जीवाणु
की खोज किसने की? ये क्वेश्चन बहुत अच्छी है। जीवाणु की खोज किसने की? चलिए आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ जीवाणु की यहाँ बात करें तो लीवन हॉक ने की खोज। और जीवाणु की यहाँ बात किया जाए तो जीवाणु को सबसे पहले एंटनी वॉन, नाम क्या है उनका, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। कब की? तो 1682 में। इनमें देखा था, इन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और इन्हें सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। और नाम दिया एरेनबर्ग ने 1829 में इसे जीवाणु नाम रखा। खोज की किसने? लीवेनहॉक ने। लेकिन नाम किसने दिया? तो नाम दिया था एरेनबर्ग ने। नाम देखिए, नाम दिया था एरेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों को सही कीजिए। चलिए बताइए, तो सही क्या होगा? तो यहाँ सही की बात करें तो अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। इसका ये आंसर होगा। जीवाणुओं को पौधे का नाम माना गया है, क्या बता? क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। यही आंसर होगा। छोड़िए ना, ज़्यादा क्या ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 33। टोटल क्वेश्चन है यहाँ 70। मैं ये लेसन को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। 107 टोटल जो है ये क्वेश्चन है 133। ये आंसर दिया हुआ है जो मैं यहाँ आंसर आप मिलान कर सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ऐसे मैं कंफर्म बता दूँ तो ये जो क्वेश्चन ये एसएससी एनटीपीसी में ज़्यादा इससे पूछी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुक्विक कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति, राइबोसोम, जीवद्रव कला या सूत्रकणिका। बताइए क्या नहीं होता है? तो यहाँ बात की जाए आंसर की, तो यहाँ सूत्रकणिका जो है नहीं होता है। अब बात करें जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका अनुपस्थित होती है क्योंकि जीवाणु कोशिका में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पाए जाते हैं? डीएनए तीनों पाए जाते हैं और डीएनए, आरएनए सब पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? अब ये तो आपको पता ही होगा, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। छड़ जैसी रूपी है, चलिए हटाइए, गोल गोल होती नहीं है, सर पीला होती नहीं है। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताएं। गोलाणु कहते हैं। ये ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ईजी है। नेक्स्ट है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए। तो एक गोल जीवाणु की बात करें, एक गोल जो है गोलाकार को हम लोग क्या, छोटे जीवाणु को कोकस बोला जाता है, कोकस। एक सर्पिल जीवाणु क्या कहलाता है? बताइए। सर्पिल जीवाणु की आप बात करें तो सर्पिल जीवाणु स्पाइरिलम कहलाता है, स्पाइरिलम। नेक्स्ट है 18 का क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है जीवाणु में। हाँ, जीवाणु की बात करें तो वास्तविक केंद्र जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है क्योंकि जीवाणु एक कोश के जीव है। कैसा जीव है? एक कोश के जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर में तक ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और इसकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की होती है। और ये एक कोशिकीय सरल जीव है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक पाए जाते हैं? बताइए। कौन सर्वाधिक संख्या में कौन पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है, और छोटा भी है और गोलाकार है। इस समय तो जैसे बता दिया था। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है क्या? तो कहलाता है वर्णकिल्वक। नेक्स्ट है पाश्चर प्रसिद्ध है। बताइए। पाश्चर प्रसिद्ध है प्रोटीन संश्लेषण के लिए या रोगी के जर्म थ्योरी के लिए या सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए या शराब के लिए। ये हो गया आंसर। निम्न में से सबसे छोटा जीव? ये तो आप बता सकते हो, माइकोप्लाज्मा। थोड़ा मैं सोचने का आप लोग का टाइम दे रहा हूँ, सोच कर आप आंसर दीजिएगा, कोई जल्दी यहाँ नहीं है।
नेक्स्ट है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं? चलिए आप आंसर दीजिए। तो वो कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। अब यहाँ बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की बात करें तो ये वायुमंडल में 78% होते हैं, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे के लिए अनुपयोगी होती है। पौधे में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। पौधे जो है नाइट्रेट मतलब NO3 तथा नाइट्राइट, तो नाइट्राइट को NO2 बोलते हैं, के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि अधिक नमक मूल ग्रंथियों में पाई जाती है क्या? तो यहाँ बात करें मूल ग्रंथियों में पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि बताइए क्यों? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं, तो इस तरह ये मर जाते हैं। आंसर ये होगा। नेक्स्ट है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? बोलिए। तो यहाँ मानव की आंत में बात किया जाए, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है एस्चेरिचिया। मानव के आंत में, किसके आंत में? मानव के। तो मानव का क्या आंत मतलब शरीर के अंदर, तो शरीर, ये क्या है आंसर? एस्चेरिचिया। ठीक है। तो यहाँ बात की जाए ई कोलाई, इस चोरिचिया कोलाई एक संक्षिप्त रूप है। यह एक तरह का बैक्टीरिया ही है जो मनुष्य और पशुओं के पेट में ही पाए जाते हैं, हमेशा रहते हैं। इस बैक्टीरिया की बात करें तो इसका में ज़्यादातर रूप से हानि रहित है, हानिकारक नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेट के में मरोड़ और दस्त जैसे लक्षण पेट पैदा करते हैं। कई बार इनकी वजह से तो लोगों का गुर्दा काम करना बंद कर देता है और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये क्या कीजिएगा। चलिए, पाया जाता है मानव के आंत में, ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? तपेदिक टीबी। चलिए, टीबी मलेरिया आते हैं, देखते हैं। टीबी की बात करें तो टीबी का उत्पन्न होने वाला जीवाणु का नाम, तो इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। क्या है टीबी में? माइकोबैक्टीरियम। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, क्या है आंसर? बोलिए। तो इसका आंसर की बात करें, चलिए कुछ बता देते हैं, ये बताया नहीं। तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम एक एक्टिनोबैक्टीरिया का एक जीव वैज्ञानिक वंश है। किसका है? तो एक्टिनोबैक्टीरिया का है, जो माइकोबैक्टीरियसी कुल का एकमात्र सदस्य है। इस वंश में 190 से अधिक ज्ञात जातियां सम्मिलित है। कई जातियां स्तनधारियों में गंभीर बीमारियों की रोगजनक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात कर रहे थे क्या भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, ये क्वेश्चन था। तो ये था क्लोस्ट्रीडियम बोटिनियस द्वारा रहती है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? बताइए। ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, जीवाणुओं से, है कि नहीं? ये तो सही बात है। नेक्स्ट है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने बनेंगे? तो 64 बनेंगे। क्योंकि जीवाणु एक अलैंगिक प्रजनन करते हैं, वे द्विखंडन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें कि जनक कोशिका DNA या कॉपी करके फाइल जाता है। बाद में बीच से द्विखंडन द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। विभाजन के बाद पुत्री कोशिका और जनक कोशिका दोनों का DNA समान होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं 31। तो यहाँ बात की जाए 31 जो है नाइट्रोजन
यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो है सहायक फली है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो कार्य क्या है इसका? कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना। चलिए सही होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है तपेदिक। अब जिस तपेदिक हो गया, बैक्टीरिया से होने वाला टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया, ये कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है। जैसे माइक्रोबैक्टीरिया आमतौर पर एक माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के ही रूप में वजह से होती है। और बात करें क्षय रोग, आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, ठीक है। तो और मैं बात करूं तो मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में ज़रूर बनाया हूँ, अभी मैं यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं हूँ, तो जो वो वीडियो है शॉर्ट वीडियो, ये एक बैक्टीरिया से संबंधित है। बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कौन सी रोग किससे होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 30, ये बहुत लंबा चला जाएगा तो देखते हैं। मैं ज़्यादा ये लास्ट कंप्लीट 70 करवा देता हूँ। नेक्स्ट है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? चलिए आंसर बताइए। तो आंसर है एनाबीना। क्या एनाबीना? तो एनाबीना की बात करें तो एनाबीना नामक जलीय टेरोडोफाइट की पत्तियों में अंतजीवों के रूप में पाया जाता है। यह बीजीय वायुमंडलीय N2 को स्थिर कर सकता है तथा नाइट्रोजनी पदार्थों को उत्सर्जित करके ओजोला पौधों को उपलब्ध कराता है। एक अनुमान के अनुसार धान के खेतों में यूरिया अथवा नाइट्रोजन की आपूर्ति इन जीवाणु से हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है क्या? तो मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम कर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दही जमाने में बताइए, दही जमाने में निम्नलिखित में किस जीव का सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। इसे भी जीता है तो इसलिए ज़्यादा कुछ बताना जो ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस के द्वारा दूध का खट्टा होता है? बताइए, दूध का खट्टा किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है, ठीक है। अब बात किया जाए, दूध के दही से के रूप में जमने को क्या कहते हैं? तो ये भी लैक्टो यही है, हटा दीजिए, ये सब ईजी है। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो राइबोसोम। तो यहाँ बात की जाए, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इसमें पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। और बात की जैसे दाल, मटर, ये राइबोजोबियम ये नाइट्रोजन के नाइट्रेट में बदल देता है। इसी राइजोबियम की बात करें के कारण फलीदार जो है पौधे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइबोजियम के कारण प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फल में, ये जान लीजिएगा। और वायुमंडल में तो आपको पता ही नाइट्रोजन का कितना है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? बताइए। ये है इवानोव्स्की ने। तो वायरस की खोज का श्रेय रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की को जाता है और इन्होंने 1892 में पता लगाया था। कब लगाया था? 1892 में। और बात किया जाए और किससे लगाया था? तो ये एक मोजेक रोग से ग्रस्त तंबाकू के पौधे की पत्तियों के रस से पता लगाया था। तंबाकू के रस के पत्तियों से पता लगाया था वायरस का। अब आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, विषाणु माने जाते हैं, बताइए। तो ये इजी है, सजीव निर्जीव, हटा दीजिए। निम्नलिखित में से किसने में एंजाइम्स नहीं होते? ये क्वेश्चन अच्छी है, बताइए। तो विषाणु से एंजाइम्स नहीं होते विषाणुओं में। तो बात करें विषाणु की, तो यह एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही या वंश वृद्धि में ही कर सकता है, इनमें पाया जाता है। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं।
इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है TMV शब्द विषाणु से हटा, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। TMV क्या है, विषाणु से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, बताइए किससे? तो यहाँ हाइड्रोफोबिया रोग जो है जीवाणु से ही होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न जीवाणु से होता है। बात की हाइड्रोफोबिया की, जो हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला एक खतरनाक रोग है। यह रोग जो है कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िए के काटने से, जख्म को चाटने से होता है। इसका विषाणु वायु के द्वारा भी फैलता है। इसमें मस्तिष्क शोथ, सिर दर्द, गले की खराबी, 3-4 दिन तक हल्का बुखार रहता है, इस समस्याएं होती है। ठीक है, ये मैं बता दिया हूँ। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न जो होता है जीवाणु से। तो क्वेश्चन बन गया कुत्ते के काटने से, बताइए। अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको बता ही दिया होता है कि नहीं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि चेचक के लिए टीके का विकास किया, बताइए किसने चेचक का टीके का विकास किया? तो ये एडवर्ड ने, हटा दो इसको, ये क्वेश्चन एडवर्ड जेनर है। तो बात की सर कब किया? तो 1726 में किया था। और डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था चेचक विषाणु के कारण होता है, और इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। एडवर्ड जेनर ने बात की जब किसकी खोज की, तो ये सब आपको जैसे मैंने बता दिया था। चेचक का टीका कहाँ गया? विषाणु वृद्धि करता है क्या? विषाणु वृद्धि करता है जीवित शरीर को। एक विषाणु जीवित शरीर में ही पाया जाता है, जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया हूँ। नेक्स्ट है कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, बताइए। क्योंकि ये एक क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसी कारण इसे निर्जीव माने जाते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो विषाणुओं में। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या है? तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। क्या है? T4 लिम्फोसाइट्स की HIV द्वारा होने वाला रोग क्या होगा? HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स, आपको पता ही होगा। तो ये सब जो बता भी रहा था कि BPSC 1996 में पूछा गया था ये। तो बात की जाए एड्स की, तो इसका फुल फॉर्म आगे देखते हैं। HIV तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV एक लेंटी वायरस होता है, और ये जो है मतलब रेट्रोवायरस परिवार का एक सदस्य है, जो अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का कारण बनता है, जो कि मनुष्यों की अवस्था में है, जिसमें कि प्रतिरक्षा तंत्र विफल हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अवसरवादी संक्रमण हो जाते हैं जिनसे मृत्यु का खतरा होता है। HIV का संक्रमण रक्त के अंतर्गत वीर यौनिक द्रव, स्खलन, पूर्व द्रव या मां के दूध से होता है। अब आते हैं एड्स का वायरस क्या होता है। तो यह एक सूची RNA का, क्या है RNA का। एड्स का कारण क्या है? वायरस। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, इसे बताने की अभी ज़रूरत नहीं। क्या है? वायरस है। इबोला क्या है? वायरस है। एड्स फैलता है, बताइए। स्वास्थ्य से नहीं, शारीरिक संपर्क से। विषाणु में होता है क्या? विषाणु में क्या होता है?
तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट है सार्स, क्या है बताइए? कुछ है नहीं, विषाणु जनित रोग है। तो सार्स की बात करें तो यह एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अथवा सार्स कोरोना वायरस द्वारा जनित श्वसन से संबंधित है। वो खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण का कारण क्या है? विषाणु निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण है? चेचक, ये सब अब क्या आपको सिर्फ सुनना है। जैसे अब बात करें चेचक तो शीतला, बड़ी माता, ये सब जो बोला जाता है, स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित रोग है। अब बात करें सर्वप्रथम सन 1726 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक विषाणु का कारण पता लगाया था। उन्होंने चेचक का टीके का आविष्कार भी किया था। किसने? जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। फुट एंड माउथ, ये जो रोग है फुट एंड माउथ, तो बताइए कि फुट कहाँ गया? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु किसके कारण उत्पन्न होती है? फुट एंड माउथ। नहीं पता? वायरस कहाँ गया? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ है, विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। आलू मौजक रोग, और ये भी यही है, ये भी वही होगा, विषाणु का आलू मौजक रोग। शैवाल विज्ञान किससे संबंधित है? तो फाइकोलॉजी है। शैवाल विज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है? फाइकोलॉजी का। तो यहाँ ऑप्शन तो है दिया हुआ है नहीं है? फाइकोलॉजी दिया हुआ है नहीं, तो सवाल हो गया। और क्या? सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए। सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है कि हाइड्रा की स्ट्राविक कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यूक्लोरेला मिलता है। अब सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलगंड रोग जो होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, जो नीचे गला के नीचे लटक जाता है, आपको पता ही होगा, इससे बीजी है। चाहे किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया के शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है केप्स प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, केप्स प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? तो इसका आंसर शैवाल है। तो ये आज के लिए इतना ही। मैं पार्ट 2 इसका जरूर लाऊंगा, और 100 टोटल 133 क्वेश्चन है, और तुम इसे जरूर कंप्लीट करना। दूसरा पार्ट में ये 71 से स्टार्ट रहेगा और 133 तक ले जाएंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए नहीं, धन्यवाद।